Hello friends, welcome back to your own channel DU Buddy, and today we are with the Dean of Admissions Delhi University Haneet ma'am. एंड आज जो भी आप लोगों की डाउट्स आ रही थी वी थॉट कि मैम से हम डायरेक्टली पूछें, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं एंड टोटली आप मिस इन्फॉर्म भी हो रहे हैं काफ़ी जगह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. ऑलवेज प्लेजर. सो मैम हमेशा ही बच्चों की हेल्प करने के लिए होता है कि चलो whenever you have time आप आओ, बच्चों के लिए हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं. सो शी ऑलवेज गिव्स टाइम. थैंक यू मैम फॉर दिस आल्सो. ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड थ्रू यू हेल्प द अदर स्टूडेंट्स एज वेल. हाँ बताइए. सो मैम टुडे हम लोग जो है DU एडमिशन प्रोसेस की फेज 1 को जो है बहुत डिटेल में जो डाउट्स आ रही हैं बच्चों की वो सारी हम लोग आपसे पूछने वाले हैं. साथ ही साथ थोड़ा बहुत फेज 2 और फेज 3 के बारे में भी हम बात करेंगे, ताकि बच्चों को इन डिटेल जो डाउट्स आ रही हैं उनके भी आंसर्स मिल जाएं. और सिंस हम 5 साल से DU एडमिशन प्रोसेस को कवर कर रहे हैं तो क्या डाउट्स आ सकती हैं वो भी मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ. सो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव द डिटेल्ड आंसर, ताकि उनको थोड़ा जो यूट्यूब पे मिस इन्फॉर्मेशन है क्लियर इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए. ठीक. सो सबसे पहली डाउट तो बच्चों की यही आ रही है कि हमारा CSAS फेज 1 जो है वो अभी ओपन है, वो कब तक ओपन रहेगा? कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमने बनने के लिए दे रखे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या फिर माइनर चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, तो वो कब तक आप जो है ओपन रहने वाला है CSAS का फेज 1? सो वी हैड स्टार्टेड फेज 1 ऑन 17th ऑफ जून एंड हमारे ये फेज 1 अभी तो हम फेज 2 भी लॉन्च करेंगे. आई थिंक CUET का रिजल्ट आने ही वाला है. सो एज सुन एज द CUET रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड वी विल ओपन आवर फेज 2 आल्सो. बट फेज 1 हम बंद नहीं करेंगे, विच मीन्स अगर आपने फेज 1 अभी नहीं भरा है, आप फेज 2 जब लॉन्च होगा तब भी आप फेज 1 फेज 2 भर सकते हैं. हम दोनों फेज 1 और फेज 2 इकट्ठा बंद करेंगे एंड वी विल अनाउंस द डेट वेरी सून. बट अगर आपके सर्टिफिकेट्स नहीं बने हैं अब तो बनवा लीजिए, और मेरे ख्याल से 10 जुलाई तक आपके पास सर्टिफिकेट्स आ जाने चाहिए. बिकॉज अगर CUET फेज 2 CUET का रिजल्ट अगर आने वाला है तो विद इन अ डे और 2 वी विल लॉन्च फेज 2 ऑल्सो. एंड फेज 2 इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड. मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फेज 2 की तैयारी आप अभी कर लीजिए. हम एक एकेडमिक सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू टेक टाइम इन डूइंग ओनली आवर एडमिशंस. तो आप अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दीजिए, बिकॉज फेज 2 में आपको समय थोड़ा कम मिलेगा और वहाँ ज़्यादा काम होता है, आपको प्रेफरेंसेस भरनी होती है. तो फिर भी एक एक्सपेक्टेड डेट अगर हम माने कि कब तक, जैसे आपने बोला शॉर्ट लिव्ड होगा, मतलब बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम मिलेगा प्रेफरेंसेस भरने के लिए. तो ऑल इन ऑल मैं ये कह सकती हूँ आप CUET का रिजल्ट देखिए वहाँ से 10 डेज. तो अगर आ जा रहा है तो कल के बाद से 10 दिन. अच्छा. तो 4 से हुआ तो 14 तक. अगर 4 को रिजल्ट आए, 5 को रिजल्ट आएगा तो आप 15 मान लीजिए, समथिंग लाइक दैट. आई मीन दिस इज ओनली टेंटेटिव, वी हैवंट फाइनलाइज्ड बिकॉज़ वी आर आल्सो वेटिंग फॉर CUET रिजल्ट्स. ठीक है. सो जो बच्चे पूछ रहे थे कि कब तक रहेगा, फॉर नाउ यही है कि जब CUET का रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन तक आप लोगों का फेज 2 और फेज 1 दोनों एक साथ रहेंगे. तो अभी लास्ट चल रहा है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए. एंड या मैम, नेक्स्ट काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो टेंस रहते हैं नेम मिसमैच को लेकर के, कि हमारी 10th 12th उसके बाद CUET का फॉर्म, उसके बाद DU CSAS और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट. तो इतने सारे हैं. और हमने ये भी बोला हुआ है अपने बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में कि पेरेंट्स का नाम, आपका नाम, मदर फादर दोनों आगे इसमें. कोई भी अगर मिसमैच है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म. वी हैव क्लियरली स्टेटेड दैट. सो उसको लेकर के क्या प्रोविजंस हैं? काफी बच्चे टेंस रहते हैं कि हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा. बोर्ड की सर्टिफिकेट में तो अभी चेंजेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 महीने लग जाते हैं बोर्ड्स में. CUET में भी नहीं होगा क्योंकि वो भी दे चुके हैं. मैम. सो व्हाट वी डू इज दैट, देखिए अगर आपका माइनर थोड़ा सा मिसमैच है, फॉर एग्जांपल आपने मनोज कुमार आपका नाम है, तो आपने मनोज कुमार व्हाटएवर द सरनेम इज, तो किसी एक सर्टिफिकेट में मनोज कुमार KUMAR पूरा लिखा है, किसी सर्टिफिकेट में आपका KR लिखा है, किसी सर्टिफिकेट में K डॉट लिखा है. तो everything else is matching, your parents name is matching, your address is matching, then the colleges, we advise the colleges to admit the student. Basically देखिए हमारा काम बच्चों को रोकना नहीं है, उनकी सहायता करना है. लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये भी ना हो कि कुछ बहुत गलत हो जाए. तो हमें ये बस देखना होता है कि वही बच्चा जिसने CUET दिया है और उसके कागज सब ठीक है. दैट इज द ओनली क्राइटेरिया. हम ये नहीं है कि हम आपको शक कर रहे हैं, लेकिन हमें एक वी ऑल्सो हैव टू सेटिस्फाई दैट यू आर द सेम पर्सन who's given the CUET. तो उस केस में अगर माइनर मिसमैच है तो कॉलेजेस बाकी डॉक्यूमेंट से मैच करके कर लेते हैं. ऐसे ही मान लीजिए फादर का नेम पवन कुमार था और एक डॉक्यूमेंट में पवन कुमार सिंह लिखा है, दूसरे में पवन KR सिंह लिखा है, मोर और लेस वो सेम ही होता है. इतना कॉलेजेस नहीं रोकते. मेजर अगर है तो फिर ऑफ कोर्स देन दे आस्क यू, बट नेवरदलेस आप ना, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, एडमिशन का साइकिल भी इस बार बहुत जल्दी चलेगा, अगर आप
अभी तो आपके पास है, एडमिशन साइकिल स्टार्ट होते होते हमारे पास अभी 21 दिन है, आप एक एफिडेविट रख लीजिए बनवा के, क्योंकि उस समय फिर आप भागेंगे एफिडेविट बनवाने के लिए तो इतने शॉर्ट लिव टाइम में, 1 दिन में 2 दिन में आपका बन नहीं पाएगा, और नहीं होगा एफिडेविट तो हो सकता है कॉलेजेस रिजेक्ट कर दे। आपको मालूम है आपके नेम में या फादर्स नेम में हल्का सा मिसमैच है, तो अभी आप बनवा लीजिए, और मेरे ख्याल से एफिडेविट तो 10 दिन में बन जाते हैं शायद, 2 दिन में भी 2 ही दिन में। यू हैव टू गो टू Yeah. कोर्ट। तो- अब काफी लोग पूछेंगे कहाँ बनेगा, तो आपके आसपास ब्लॉक में कोर्ट नोटराइज्ड अथॉरिटीज होते हैं, यू कैन गो एंड। तो आपको मालूम है कि सर्टिफिकेट में मिसमैच है, जस्ट फॉर योर सेफ्टी, क्योंकि हो सकता है कॉलेज उस समय मांगे, तो आप तैयारी पूरी करके रख लीजिए। उस समय भागेंगे फिर हम भी परेशान होंगे और आप तो होंगे ही होंगे परेशान। इसी में मैम जैसे पवन कुमार आपने बताया, तो पवन KR है तो हम मान लेते हैं उसको, हाँ। लेकिन व्हाट इज पवन कुमार और पवन, मतलब पवन कुमार है Again, पवन if है। suppose the other documents are matching, हाँ the address is matching, the आधार कार्ड से फोन नंबर मैच हो गया या पासपोर्ट से मैच हो गया, तो वो फॉर अस रिजेक्शन इज अ वेरी बिग थिंग। हम रिजेक्ट करने से पहले सारी चीजें चेक कर लेते हैं कि सब ठीक है कि नहीं है। बट अगर बहुत ही ज्यादा मिसमैचेस है, फादर का भी गलत है, मदर का भी गलत है, पेरेंट बच्चे का भी गलत है, तो फिर तो ये दिस रेज अ लिटिल सस्पिशियस कि ये वही कैंडिडेट है कि नहीं है। तो अगर इतना माइनर फर्क है कि पवन और बाकी चीजें आपकी मैच कर रही हैं सब कुछ, तो कॉलेजेस उसको मान लेते हैं, अलाउ कर देते। हाँ। ओके, सो ये भी बहुत ज्यादा बच्चों की डाउट थी कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, डेडलॉक हो गया है। हो सकता है आप बनवा लीजिए जो आपकी एफिडेविट है, तो छोटा मोटा मिसमैच है, मतलब कॉलेज को ये एश्योर हो जाना चाहिए कि ये पवन ही है, कोई और नहीं है पवन के नाम पे, तो हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट मैम, इफ वी आस्क अबाउट दैट, वहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है फेज 1 के अंदर हमें, जहाँ पे आप कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दे रहे हैं। काफी बच्चों ने CUET के फॉर्म में लेट से जनरल डाला, देन दे केम टू नो कि हम OBC में भी आते हैं या ST/SC में आते हैं। सो क्या ये एक ऑप्शन, मतलब फिर ये डाउट है कि क्या वो चेंज करें अभी? आप अभी चेंज कर लीजिए। CUET में आपने कुछ भी भरा हो, अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट्स हैं तो आप चेंज कर लीजिए, लेकिन अब जो आप कर लेंगे और आपके पास प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उससे रिलेटेड, इसके बाद हम आपको चेंज नहीं करने देंगे, क्योंकि आपकी जो मेरिट है अब आपकी इस कैटेगरी में बननी शुरू हो जाएगी। तो अभी अगर आप CSAS में चेंज करना चाहते हैं, irrespective whatever you filled in CSAS, it's allowed. CUET, it's allowed. After you've done in CSAS, then it will not be allowed. We will consider you only in the category in which you've filled your CSAS. ओके, या तो आप चेंज कर सकते हैं, अभी भी चांस है आपके पास। शायद करेक्शन विंडो में भी चांस रहेगा कैटेगरी का, मतलब लास्ट ईयर था, लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं था। क्या बताऊं, मतलब करेक्शन विंडो में हमें कोशिश होती है कि आप, करेक्शन इज जस्ट अ करेक्शन, हाँ, you know, it's not that you want to check everything in the correction window. तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी से है ना। करेक्शन विंडो भी अगेन 1 दिन की तो करेक्शन विंडो खुलेगी, हाँ। तो आई थिंक अब आपको अब तक तो पता ही होगा कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करें, और आपके सर्टिफिकेट सब कुछ पूरे होने चाहिए। तो सही डाल लेना, करेक्शन की वेट मत करना आप। तो करनी है करेक्शन की वेट। ठीक है मैम। सो मैम जो नेक्स्ट डाउट आती है वो बच्चों की सेंट्रल लिस्ट या स्टेट लिस्ट, जिसको स्टेट की सर्टिफिकेट या सेंटर की सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इन द OBC डे टू डे लैंग्वेज, नॉट ओनली इन द OBC। मतलब यूट्यूब पे ये चल गया है कि आपकी ST/SC सर्टिफिकेट है तो भी आपकी सेंटर की होनी चाहिए, EWS है तो भी सेंटर की होनी चाहिए। रियली? अच्छा, सो मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमें OBC में बस आपका चाहिए होता है कि जो आपकी कास्ट सब कास्ट जो है वो OBC की सेंट्रल लिस्ट में हो। सर्टिफिकेट तो ऐसे ही होता है, बनाएंगे तो आप स्टेट से ही ना। तो अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट का ही स्टेट सर्टिफिकेट या सेंट्रल सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन जो आपकी उसके अंदर जो कास्ट मेंशन है वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए, राजस्थान की सेंट्रल लिस्ट में वो होनी चाहिए। और SC/ST सर्टिफिकेट तो बनती ही मोस्टली स्टेट से ही है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आप सर्टिफिकेट आपका जो है वो एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उससे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, बस इतना ही है। इफ वी समराइज दिस, तो आपकी जो OBC सर्टिफिकेट होती है उसमें ही स्टेट सेंटर होता है। हाँ, EWS ST/SC में स्टेट सेंटर होता ही नहीं है। दिस प्रोविजन डज नॉट एग्जिस्ट। Yeah. It doesn't. I mean, the only thing that we have to see is in the OBC, the caste is mentioned in the central list of that state. Okay. बाकी किसी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आपके पास कास्ट जो है सेंट्रल लिस्ट में, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, क्योंकि ये OBC NCL का जो कोटा है वो अलग वे में मिलता है, ST/SC का टोटल कास्ट के बेस्ड पे है। हाँ। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। काफ़ी यूट्यूब पे आपने सुना होगा, बट आज डायरेक्टली आपको मैम से आंसर मिल गया इस चीज़ का। ओके मैम, सो
next we have doubt of some Kashmiri migrant students that their certificate online issue होता है, तो क्या उसको प्रिंट आउट निकाल के डायरेक्ट वो लोग अपलोड कर सकते हैं? वेल दैट्स गुड। अगर आपको ऑनलाइन हो रहा है तो जितने भी आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हैं उनमें QR कोड है। अगर वो QR, हम क्या करते हैं, आपके वो QR कोड को स्कैन करके देख लेते हैं या आपसे ऑनलाइन देख लेते हैं कि वो सर्टिफिकेट खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। इनफैक्ट हमारे सारे जितने भी कॉलेजेस है, जो भी आपके सर्टिफिकेट है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स कि आप ये देखिए कि आपके सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। दैट्स हाउ द कॉलेजेस ऑल्सो डू अ चेक। आपका QR कोड वो स्कैन करके देखते हैं और जो आपने डिटेल्स डाली है वो उस वेबसाइट पे डाल के भी चेक कर लेते हैं कि वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब गलत सर्टिफिकेट भी डालते हैं। तो ये हमारे लिए एक चेक हो जाता है कि हम आपका QR कोड, तो अगर आपका कश्मीरी माइग्रेंट का भी ऑनलाइन है तो उसमें भी एक QR कोड जरूर होगा या बार कोड जरूर होगा। द ओनली थिंग वी नीड टू सी, और वी विल गो टू दैट वेबसाइट एंड चेक वेदर दिस सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू यू और नॉट, बिकॉज अब क्योंकि सब ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स होते हैं तो इस तरह से हमारे कॉलेज जो है वो टीचर्स हर सर्टिफिकेट को इस तरह से चेक करते हैं। ओके, इसलिए आपका, इसीलिए हम कहते हैं कि सर्टिफिकेट जो आप अपलोड कर रहे हैं वो लेजिटिमेट होना चाहिए। उसको एक बार खोल के देखिए उसका स्कैन ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक से स्कैन नहीं है तो आपका वो QR कोड नहीं पिक करेगा। तो वो ब्लर्ड ना हो, उसमें हेजी सा ना हो। आप देख लीजिए कि ढंग से रखकर स्कैन करके जो पिक्चर आ रही है उसमें QR कोड वगैरह विजिबल है। जो ऑनलाइन उनमें ये थोड़ा जरूरी हो जाता है। ओके मैम, सो नेक्स्ट कश्मीरी माइग्रेंट से बाहर आकर के एक ओवरऑल कास्ट सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें, सो काफ़ी बच्चों के 2-3 डाउट्स हैं, मैं एक ही साथ आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला डाउट होता है कि हमारा डिजिटल बना हुआ है या फिर ऑफलाइन बना हुआ है। जैसे DU का फॉर्मेट है, कॉपी करवाया, प्रिंट करवाया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवाया और एक डिजिटल बन के आ जाता है, तो कौन सा वैलिड होगा? सेकंड डाउट आता है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो हिंदी में बना हुआ है या इंग्लिश में बना हुआ चलेगा या किसी रीजनल लैंग्वेज में, या रीजनल लैंग्वेज में चलेगा। हाँ, तो मेनली सर्टिफिकेट के ऊपर ये 2 डाउट्स जो है वो बच्चों की आती हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है तो ऑल द मोर बेटर, बिकॉज वो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ही निकाल के दिया होगा। तो वो हम तो बस एक सैंपल दे देते हैं कि बच्चों को अगर नहीं मालूम है, देखिए कहीं कहीं डिजिटल प्रावधान है, कहीं कहीं नहीं है, रिमोट एरियाज में नहीं भी होते हैं, तो वहाँ वो ऑफलाइन बनवाते हैं, विच इज फाइन। उनके लिए हमने ये फॉर्मेट दिया हुआ है। लेकिन अब बहुत सारे जहाँ पर डिजिटल बनने लग पड़े उनका फॉर्मेट अलग है, बट what we need to see is that it's a genuine certificate. Okay, the format, we see the format also, and most of the formats are similar to ones that we have done. हमारा जो फॉर्मेट है वो DOPT की गाइडलाइंस के आधार पर ही है। अगर आपका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज भी है लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड उस स्टेट गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से बना हुआ है तो दैट इज फाइन। योर सेकंड क्वेश्चन वाज लैंग्वेज का। मोस्टली द सर्टिफिकेट्स आर इन इंग्लिश, हिंदी। लैंग्वेज इज नॉट एन इशू ऑन योर सर्टिफिकेट। जैसे अभी हमारे पास एक सर्टिफिकेट साउथ इंडियन लैंग्वेज में था, द टीचर्स वर अनएबल टू ऑब्वियसली डिसाइफर इट, बट व्हाट वी डिड वाज वी चेक द क्रेडेंशियल्स ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट सोर्स। वहां से आ गया या QR से स्कैन हो गया, वी ओनली नीड टू से दैट द सर्टिफिकेट इज जेन्युइन, लैंग्वेज डजंट मैटर। हमने जैसे QR स्कैन किया वो साइट पे खुल गया, दिख गया, तो हमें समझ में आ गया दैट्स एन इंडिकेशन दैट इट इज अ जेन्युइन सर्टिफिकेट। ओके मैम, सो व्हाट आई यूजुअली टेल देम, जब भी बच्चे आते हैं कि भैया ये सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है, तो काफ़ी बच्चे मेरे पास ऐसे भी आए जिसमें सिर्फ DU का फॉर्मेट प्रिंट हुआ और साइन वाइन करके आ रखे। मैं कहा यार, मैंने बोला कि आपके जो टीचर हैं वो अब नहीं जा सकते आपके SDM के पास, तो एटलीस्ट यू शुड हैव मेंशन्ड क्लियर सर्टिफिकेट नंबर। वो तो होना ही चाहिए बिल्कुल, सर्टिफिकेट नंबर नहीं तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब आपने, ये हम सिर्फ एक सैंपल देते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है जो इशू करिए उन्हें पता है कि क्या सर्टिफिकेट है। हम बस एक सैंपल दे देते हैं कि कुछ इस तरह का होगा। सो अगर आपका ऑफलाइन बना हुआ है, फिजिकल वाला, डिजिटल वाला नहीं है, तो मेनली आप ये देख लीजिएगा वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहाँ पे आपकी फाइल्स में या डॉक्यूमेंट में कहीं बिल्कुल होगा। स्टैम्प्ड हो, आपका नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो। इनफैक्ट ये रजिस्ट्रेशन नंबर तो हम उनसे सीसस में भी भरवाते हैं कि आप अपना पूरा इशूइंग सर्टिफिकेट नंबर भी दीजिए, डेट भी दीजिए और किसने इशू किया है वो भी लिखिए। आप फॉर्म में ही मेंशन करते हैं ये सब। लेकिन हाँ, अभी आपको शायद आइडिया मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, क्लास 12th और 10th की मार्कशीट्स को लेकर के है कि डिजी लॉकर वाली हम डालें, सेल्फ अटेस्ट करें कि नहीं करें? सेल्फ अटेस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है। आपका डिजी लॉकर में जो है, इनफैक्ट 12th के तो हमारे बहुत सारे बोर्ड के डिजी लॉकर से आ भी जाती है। मोस्ट ऑथेंटिक डिजी लॉकर है, आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके डाल दीजिए। सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है, हमने कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सेल्फ अटेस्ट करें। मुझे नहीं पता ये कहाँ से लोग कह रहे हैं, आप कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट देखेंगे हमने कहीं नहीं लिखा कि आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। मैम शायद 2022 की कुछ वीडियोस यूट्यूब पे ऊपर आ जाती हैं ना पुराने तो ये प्रोविजन हट गया है अब सेल्फ अटेस्ट वाला, क्योंकि सेल्फ अटेस्ट के ऊपर ही काफी वो सेल्फ अटेस्ट में बहुत प्रॉब्लम है ना। आप निकालेंगे, साइन करेंगे, फिर स्कैन करेंगे, फिर अपलोड। तो अब तो हमारे पास, अगर हम डिजिटली इतने एडवांस हो चुके हैं तो हमें सेल्फ अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। डिजी लॉकर इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स।
हाँ मतलब चेक हाँ। अटेस्ट का मतलब यही होता था कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि सही है, कुछ गलत हाँ, नहीं है, तो वो हाँ। प्रमाण अब खुद ही ले लेगा, ड्यू इतना हाँ। टेक इनेबल्ड हो गया है। हाँ। और एडमिशन ब्रांच में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं बाकी के मुकाबले अगर हम ड्यू में देखें। सो नेक्स्ट 10th और 12th से रिलेटेड है मैम कि मेरे 5 सब्जेक्ट थे, 6 थे जो भी 10th या 12th में, तो मार्क्स आई थिंक इस बार 10th के भी हम ले रहे हैं क्योंकि हमें टाई ब्रेकर में यूज़ करना है, और 12th के भी मार्क्स जो हैं हम लोग ले रहे हैं। तो कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स बच्चों को डालने हैं अपने पोर्टल के अंदर? आप मार्क्स तो सारे ही डालिए, बिकॉज हमारा जो टाई ब्रेकिंग है वो ये है कि पहले हम 12th के बेस्ट 3 उठाएंगे। तो अगर आपने 7 सब्जेक्ट डालेंगे, मैं तो बेस्ट 3 उठाऊंगी, उसके बाद बेस्ट 4, फिर बेस्ट 5, 6 7 की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी 12th की। 10th में आके हाउएवर आपका जो एवरेज है हमें वो चाहिए, जो भी आपकी मार्कशीट में एवरेज है, चाहे वो 5 से था चाहे वो 7 से था, हम वो मैच करेंगे कि जो आपके सर्टिफिकेट में एवरेज लिखी हुई है वही एवरेज मार्क्स आपके, क्योंकि 12th में तो हमने सब्जेक्ट वाइज आपसे मार्क्स मांगे क्योंकि हमें बेस्ट चाहिए, 10th में हमने आपसे सिर्फ एवरेज मांगी है। तो जो आपके एवरेज मार्क्स है वो डालिए जो आपकी मार्कशीट में, चाहे वो 3 सब्जेक्ट है, 4 है, 5 है या 7 है, हमें वहां आपकी सिर्फ एवरेज चाहिए और वो एवरेज आपकी मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। ठीक है। तो और अगर आप 12th के मार्क्स में कुछ गलतियां कर देते हैं तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट शायद उस टाइम पे होगा मैम कि बाद में जाकर के। हम जो है 12th की आपकी मार्कशीट ले रहे हैं टाई ब्रेकिंग पे, तो बहुत एसेंशियल हो जाता है। जब हमारे पास 2 बच्चे सेम मार्क्स पे हैं तो हम टाई ब्रेकिंग करते हैं। कॉलेजेस इस चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर आप लास्ट कैंडिडेट थे जहाँ टाई ब्रेकिंग हुई और अगर आपकी वहाँ इन्फॉर्मेशन गलत है, विच मीन्स यू हैव ट्राइड टू एस्केलेट योर मार्क्स, यू हैव गिवन अ रॉन्ग मार्क्स जिसकी वजह से आप आगे एडमिशन में, देन दे विल रेज अ क्वेरी एंड इट मे गेट रिजेक्टेड। अगर इनफैक्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन, व्हाई जस्ट 10th 12th के मार्क्स, इसमें मैं एक चीज और बता दूं, आप 10th 12th या जो भी मार्क्स भरे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स, ये कॉलम बहुत ध्यान से फिल करना। मार्क्स ऑब्टेन्ड में भी आप 70 डाल देते हैं और टोटल मार्क्स में भी 70 डाल देते हैं, तो ये 100% बन जाता है। तो ये ध्यान से देखिए कि आपको मार्क्स ऑब्टेन मतलब जितने आपके मार्क्स आए वो हैं, मैक्सिमम मार्क्स जिसमें आपने पेपर दिया था तो वो 70 या 100 के करीब होगा या 200 होगा या 50 होगा, और मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके कितने, ताकि वो परसेंटेज जो है ठीक कैलकुलेट करें। हाँ, क्योंकि अब ये ऑटोमेटिक एल्गोरिदम्स होती हैं जिसके बेस पे एक बार रैंक्स निकल जाती है और फिर आपने मार्क्स ही गलत डाले हैं तो रिजेक्शन होगा ही होगा आपका फिर वहाँ पे जाकर। हो सकता है अगर आप टाई ब्रेकिंग में गलत में आ गए, इनफैक्ट सर्टिफिकेट गलत है तो भी रिजेक्शन हो सकता है, मार्क्स गलत डाले तो भी रिजेक्शन, सब्जेक्ट मैपिंग गलत की तो भी रिजेक्शन हो सकता है। ओके। सो मैम नेक्स्ट वैसे छोटा सा डाउट जो अभी आएगा बच्चों का जब हमारी फी पेमेंट वगैरह होगी, तो जो अभी हम बैंक अकाउंट ले रहे हैं इन आर फेज 1, तो पहली डाउट तो बच्चों की यही आती है कि ये जो बैंक अकाउंट है क्या हमें आगे जा करके इसी से पेमेंट करनी है ड्यू में, या फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बैंक अकाउंट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग रिफंड्स। अभी आप कहीं से भी आप पेमेंट कहीं से भी कर देंगे, जब आपको रिफंड चाहिए होगा तो हम आपकी, अब हम कुछ और इम्प्रोवाइजेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑटो रिफंड पे आ जाए। यानी जैसे ही बच्चा अपना इंडिकेशन देगा कि मुझे एडमिशन नहीं चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, विड्रॉ करेगा, तो हम उसको रिफंड करेंगे। अब रिफंड हम आपको उसी अकाउंट में करेंगे जहां से आपकी पेमेंट आई है। अगर आपके फॉर्म में, क्योंकि जब ऑटो रिफंड पे जाऊंगी तो वो आपकी हिस्ट्री बैक ट्रैश करके उसी अकाउंट में रिफंड करेंगे, राइट? अगर आपने मान लीजिए अभी रजिस्ट्रेशन एक्स अकाउंट से की, एडमिशन आप वाई से कर रहे हैं, एक्स तो हमारा रिफंड हो नहीं सकता क्योंकि रजिस्ट्रेशन रिफंड नहीं है। जहां से आपने पेमेंट की वहीं आपका फिर रिफंड जाएगा इफ वी गो टू ऑटो रिफंड पॉलिसी। तो अभी के लिए हम दोनों चीजें रख लेते हैं, एक ये बैंक अकाउंट जहाँ पे बच्चे आप रखिए तो एक ही, लेकिन ये ना कई बार बच्चे ने ये तो नेट बैंकिंग से कर दिया, वो यूपीआई से किया, तो रिफंड फिर मेरा यूपीआई में ही जाएगा ना। मुझे तो रिफंड तो सोर्स में ही जाएगा, जिस सोर्स से पेमेंट हुई है। वो हो सकता है आपके फादर से की हो, आपने अपने ब्रदर से कराई हो, या किसी और मेंबर से भी कराई हो। तो जो हमारा जब बैंक रिफंड करेगा तो वो उसी पे करेगा जहां से पेमेंट आई है, तो हम मैच नहीं करेंगे, सोर्स पे जाती है पेमेंट हमेशा वापस। So what is the use of taking this bank account phase 1 में? This we were taking because of the previous, जैसे मान लीजिए अब आपका एंड में जो बैलेंस अकाउंट हो जाता है, देखिए एक तो हो गया ये ऑटो रिफंड, दूसरा आता है कि आप मूव कर रहे हैं और आपका कुछ बैलेंस एंड में बच गया, हम आपका वॉलेट क्रिएट कर देते हैं, तो आपके पास एक्स अमाउंट बचा, फिर वाई बचा और वाई कम था एक्स से, तो आपके मान लीजिए 1000-2000 रुपए जो भी बैलेंस है, अब ये मैं कहाँ भेजूं? ये फिर हम आपके जो बैंक अकाउंट है वहां पे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिटेड हैं और आपका ये जो बैलेंस बचा है ये फिर हम आपके इस बैंक अकाउंट में भेजेंगे जो आपने सीसास में दिया है। लेकिन जो हमारा ऑटो रिफंड होगा विड्रॉल वाला, वो आपके सोर्स में ट्रैश जाएगा, सोर्स में बैक जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रोसेस है। इट्स लाइक अमेज़न ओनली, तो पेमेंट तो आप कहीं से भी कर पाएंगे क्योंकि पेमेंट गेटवे यूज एग्जांपल, इट्स लाइक योर एनी अदर ऑनलाइन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस दैट यू डू। आई थिंक पेमेंट गेटवे ही हम यूज करते हैं ड्यू में भी, तो पेमेंट गेटवे से आप यूपीआई से करो, कहीं से भी पेमेंट करने का ऑप्शन होगा,
बैंक अकाउंट पहले इसलिए लेते थे कि ऑटो रिफंड नहीं होता था, तो बैंक के थ्रू 2-3 महीने में पेमेंट जाती थी ड्यू की। अब वो भी चेंज करके 4 से 5 दिन में शायद आप हाँ। इस बार करेंगे, और वो जस्ट एक बैकअप के लिए लिया गया है। आपकी बहुत डाउट्स नहीं आनी चाहिए इसके बाद। आई थिंक नेक्स्ट मैम, इफ वी गो टू CW कोटा, स्पोर्ट्स कोटा एंड ECA कोटा, तो एक तो बच्चों को यही डाउट होती है कि क्या हम पहली ही लिस्ट में हमारा एडमिशन होगा जब बाकी एडमिशन हो रहे होंगे। सो आई यूजुअली टेल देम कि नहीं, आप एक सुपर कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, आपको 2 बार एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। सो कैन यू लिटिल बिट टेल मोर अबाउट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ दीज 3? So what happens, we have different kind of supernumerary seats. We have around 9 to 8 categories. कुछ कैटेगरीज में तो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने होते, जैसे PWD है, PW सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑर्फन, इनका तो हम KM, इनका तो हम फर्स्ट राउंड में ही एलोकेशन शुरू कर देंगे, तो आपको जो बेस्ट मिल रहा होगा वो मिल जाएगा। लेकिन CW है, उसमें हमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड से हमारे ऑफिशियल्स आते हैं, वो आपका सर्टिफिकेट चेक करते हैं, हम ग्रीवेंस खोलते हैं, हो सकता है आपकी प्रायोरिटी चेंज भी होती है, तो उसमें हमें टाइम चाहिए होता है। सिमिलरली परफॉर्मेंस बेस्ड, स्पोर्ट्स हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड है, म्यूजिक हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो जब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी इनकी लिस्ट नहीं निकलेगी। इनका सुपर न्यूमररी का कोटा का जो एडमिशन है वो हम तब करेंगे जब हमारा थर्ड लिस्ट आएगी, और उस समय हो सकता है, क्योंकि हमारी वो थर्ड लिस्ट होगी, तो हो सकता है आपको रेगुलर में भी आ जाए, दोनों लिस्ट हम इकट्ठे उठाएंगे, हो सकता है आपको रेगुलर में भी एक एलोकेशन आ जाए, हो सकता है आपको इस सुपर न्यूमररी में भी आ जाए। आप देखिए, और प्रेफरेंस वही रहेगी, प्रेफरेंस शीट वही रहेगी। आप देखिए आप कहाँ किस कोटा में आप बेटर पे गए हैं, वहां देखकर फिर आप देखिए कि आपको अपग्रेड कहाँ लेना है। जो आप जिस कोटा में आप लास्ट में एडमिशन अपना कंफर्म करेंगे, अपग्रेड भी आप फिर उसी में कर पाएंगे। मान लीजिए, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि थर्ड राउंड में आपको ECA से कोई एक सीट आई और रेगुलर राउंड भी थर्ड राउंड में आपको कोई सीट आ रही थी, अब आप चॉइस कर लीजिए आपको ECA में रहना है या आपको थर्ड राउंड में ही आगे बढ़ना है, उसमें करके फिर आप अपग्रेड कर, जिसको आप छोड़ देंगे वो 4 गो हो जाएगा, उस बाकी लिस्ट में आप ऊपर जाते जाएंगे ऑन द सेम प्रेफरेंसेस। Okay, so let me summarize it for all the students. You can tell me if I'm correct या आप improvise. Yeah, go ahead. So basically 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पहला रेगुलर एडमिशंस जो मैम बता रहे हैं वो कुछ ऐसा होगा कि आप OBC में हो, जनरल में हो या ST/SC में हो, जो भी आपकी एक कास्ट या कैटेगरी है, इसके थ्रू आपको नॉर्मल एडमिशंस में एक बार एडमिशन मिल जाएगा। फिर क्या होगा, थर्ड राउंड में आप लोग स्पोर्ट्स, ECA या CW में अप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम एक और एडमिशन मिलेगा, तो टोटल 2 बार एडमिशन लेने का चांस मिलेगा। फर्स्ट में भी हो सकता है, काफी लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है, और फिर थर्ड में भी अलॉट हो जाता है। देन आपकी चॉइस रहेगी कि आप थर्ड वाले को अगर एक्सेप्ट करते हो तो आप उस कैटेगरी के अंडर या सुपर न्यूमररी कोटा के अंदर आगे चलते हुए चले जाओगे। अगर उसको नहीं करते हो तो जो आपका एग्जिस्टिंग एडमिशन जो फर्स्ट लिस्ट में हुआ था ST/SC, OBC या जनरल के अंडर, उसके अंदर आपका एडमिशन कंटिन्यू रहेगा, या आप प्रोसेस को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जहां फिर आप उस समय थर्ड लिस्ट में फैसला कर लेंगे, नेक्स्ट राउंड में फिर आप उसी में अपग्रेड होंगे। ओके, तो 2 चांसेस आपको मिलते हैं। एक चांस मतलब चॉइस लेने का चांस एक ही बार मिला नहीं, एक तो मतलब 2 बार एलोकेशंस आपको, हाँ ठीक है, एलोकेशंस आपको 2 ऑफर है, चांस आपको एक ही बार लेना है, उसके बाद तो फिर वो अपग्रेड होता ही चला जाएगा। हाँ, यस मैम। और बाकी जो सुपर न्यूमररी कोटा है, कश्मीरी माइग्रेंट, PWD और जितने भी कोटाज हैं, उनका फर्स्ट लिस्ट में ही जब बेस्ट चॉइस जो होती है आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको दे दी जाती है। हाँ, ओके मैम। सो दिस वाज डाउट ऑफ मेनी पेरेंट्स हु वर इन CW कैटेगरी की सुमित ये हो गया वो हो गया। सो आई थिंक नाउ यू गॉट योर आंसर। CW की आपने बात की, तो कैंडिडेट जो CW में अप्लाई कर रहे हैं, आप भी अपनी प्रायोरिटी प्लीज ध्यान से देखिएगा, और अपना सर्टिफिकेट, ECC सर्टिफिकेट, और हमने आपसे कुछ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी कहा है, जैसे आपका डिस्पैच डायरी होगा या आपका गैलेंट्री अवार्ड है तो उसका एक प्रूफ है। सो यू नो व्हाट वी वांट टू टेल यू इज दैट अगर आपके फॉर्म में ही आपने सब कुछ ठीक लिखा होगा, देन यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। अगर आपने ये सर्टिफिकेट्स नहीं दिए, CW की कैटेगरी गलत बढ़ी, देन अगेन देयर बी अ ग्रीवेंस फॉर्म, फिर आप उसमें ठीक करेंगे, केंद्रीय सैनिक बोर्ड हो सकता है आपकी प्रायोरिटी भी बदल दे। तो आप अगर देखिए, जिन बच्चों ने अपना फॉर्म बिल्कुल ठीक से भरा तो उन्हें कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं है। तो आप अपनी प्रायोरिटी सर्टिफिकेट, ECC का भी, और जो हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कहा है उन्हें भी अभी अपलोड कर दीजिए। अभी नहीं करेंगे तो हम आपसे बाद में मांगेंगे, उस समय आप क्यों हश हश में जाते हैं? अभी आपके पास टाइम है, तो बना के अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक से अपलोड कर लीजिए। तो मैम इसी में काफी पेरेंट्स ये पूछते हैं कि मेरी बच्ची के नंबर 950 आए हैं, कई बोलते हैं 980 आए हैं। हाँ। तो व्हाट आई टेल देम कि यहाँ पे जब CW कैटेगरी के एडमिशंस होते हैं तो आपकी प्रायोरिटी देखी जाती है। आप 1 पे हो तो पहले आपको मिलेंगी, जहाँ प्रायोरिटी में क्लैश होगा वहां पे आपके मार्क्स देखे जाएंगे। हाँ, तो वो आपके मार्क्स और आपके फिर प्रेफरेंसेस का भी रोल आ जाता है ना, कॉलेज प्रोग्राम प्रेफरेंसेस। तो ये CW की एलोकेशन तो होती प्रायोरिटी वाइज है, पहले हम प्रायोरिटी 1 के सब केसेस को एग्जॉस्ट करते हैं, फिर प्रायोरिटी 2, तो फिर उसके बाद तुम नीचे आते जाते हैं।
तो सिर्फ मार्क्स पे डिपेंड नहीं होता है, आपकी प्रायोरिटीज, प्रेफरेंसेस और मार्क्स, जहाँ पे क्लैश हो रहा होगा दो प्रायोरिटीज एक ही सीट पे आकर के, वहां पे टाई ब्रेकिंग यूज करें, वहां पे सीयूईटी के मार्क्स आई थिंक, सीयूईटी के मार्क्स, टाई ब्रेकिंग, फिर हमारे वो सब शुरू हो जाते हैं। ठीक है मैम। नेक्स्ट स्पोर्ट्स एंड ईसीए, मैनी स्टूडेंट्स हैव डाउट कि जो सर्टिफिकेट हैं वो कितने पुराने होने चाहिए, और खास करके ईसीए के अंदर काफी बच्चे बोलते हैं कि मेरी इंटर हाउस कंपटीशन है, इंटर स्कूल है, हाँ। तो क्या मैं फॉर्म फिल कर दूं? अगर मैं फॉर्म फिल कर देता हूं, हाँ। और बाद में वो रिजेक्ट हो जाती है, तो क्या मैं नॉर्मल एडमिशन से भी बाहर हो जाऊंगा विदाउट स्पोर्ट्स और ईसीए? नहीं, नॉर्मल से तो आप बाहर नहीं होंगे। पहली बात तो आप भरने से पहले हमारे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, किस कौन कौन से लेवल के सर्टिफिकेट्स वो अलाउ कर रहे हैं। बात तो सही है, अगर आप डालेंगे और बाहर हो जाएंगे तो उससे पहले आप देख ही लीजिए कि आपके पास वो सर्टिफिकेट्स हैं भी कि नहीं है। तो आप हमारा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है उसका एक छोटा सा ही चैप्टर ही तो है, उसमें मेरे ख्याल से एक ही सेक्शन, आई थिंक चैप्टर 21 है, इफ आई एम करेक्ट, 21 या 22 है, उसको पढ़ लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कौन से ईसीए की कैटेगरी में आप वैलिड हैं आपके पास और कौन से सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं है, तभी अप्लाई करिए। रिजेक्शन पे क्यों ही सोच रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास आ जाता है कोटा और आप ईसीए में रिजेक्ट हो जाए, तो ये ईसीए में आपके पास एलोकेशन ही तब आएगी जब आपका सर्टिफिकेट वैलिड होंगे, नहीं तो आपके पास आएगी ही नहीं। तो रिजेक्शन तब नहीं होगा, रिजेक्शन आपको ऑफर ही तब की जाएगी। तो ईसीए में रिजेक्ट होने के चांसेस कम है, बिकॉज स्क्रूटनी हैज ऑलरेडी हैपेंड। वी विल गिव यू एन ईसीए सीट ओनली इफ योर सर्टिफिकेट्स आर वैलिड। तो वो ईसीए में रिजेक्ट हो भी गएंगे तो आपको सीट तो आएगी नहीं, तो नॉर्मल राउंड में आप चलते चले जाएंगे। तो वही 2 बार जो मैंने बताया था, पहले जो मिलना होगा मिल जाएगा, ईसीए में नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, स्पोर्ट्स में नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। हाँ। एंड सर्टिफिकेट्स आई थिंक लास्ट हाँ, तो सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी है 1 मई 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2025। ओके, इसके बीच बोथ ईसी एंड स्पोर्ट्स, इसके बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके, प्रेफरेबली एट द लेवल ऑफ स्कूल। और मैम जो परफॉर्मेंस होंगी उनकी हम डीयू की वेबसाइट के ऊपर डेट शीट निकालते हैं, वहाँ पे बच्चों को कॉलेज में जा करके ट्रायल्स आई थिंक, या ईसीए में परफॉर्मेंस बोलते हैं, स्पोर्ट्स में ट्रायल्स हो जाएंगी। हाँ, करेक्ट। तो कुछ आइडिया है कि कब तक हम ये प्रोसेस को करेंगे इस बार? आई थिंक कब, वही 2nd वीक ऑफ जुलाई के आसपास तैयारी रखिए, तब शुरू हो जाएंगे। जैसे ही फेज 2 क्लोज होगा, हमारे ये परफॉर्मेंसेज और ट्रायल सब शुरू हो जाएंगे, स्पोर्ट्स के भी और ईसीए के भी। तो आप बस, हम जैसे हम डिक्लेयर तो कर ही देंगे, लास्ट डेट क्या है, विद इन 2 to 3 days आपके पास तैयारी रखिए, और शेड्यूल हम वैसे भी डाल देंगे। सीट मैट्रिक्स हमने अपलोड कर भी दी है, सो यू वुड नो कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है फॉर वेरियस ईसी एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी। ओके, डीयू की वेबसाइट पे शेड्यूल आता है, काफ़ी बच्चे मिस कर देते हैं इसको, कि क्योंकि यूट्यूब पे यही होगा कि स्पोर्ट्स के एडमिशन थर्ड लिस्ट में होंगे, वो बाद में आएगी, लेकिन ट्रायल्स पहले होंगे, वहाँ पे अगर सक्सेसफुली आप लोग जाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तब जाके थर्ड लिस्ट में आपका नाम आएगा। काफ़ी लोग मिस कर देते हैं कि बाद में देखेंगे। वैसे तो हम सबको मेल भी करते हैं कि ये आ गया है और आपके ट्रायल्स शुरू हो गए, तो आप कर लीजिए, बट इफ यू हैव टू मेक योर रिजर्वेशंस टू कम टू दिल्ली, जस्ट सी वेयर द लास्ट डेट इज, और उसके 1-2 दिन में ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट मैम बता रही थी, उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डीयू का ओरिजिनल CSAS PDF है जो, वहाँ से आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या और डेप्थ में चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट मैम, काफ़ी डाउट्स आ रही हैं ड्रॉपर्स एंड पार्शियल ड्रॉपर्स की। तो ड्रॉपर्स में बच्चे ये पूछ रहे हैं कि गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, या मेरा 2 साल का ड्रॉप है, 3 साल का ड्रॉप है, तो क्या डीयू में मैं एडमिशन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकते हैं, हमें आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस आपका CUET इस साल का होना चाहिए। ड्रॉप ईयर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितने भी साल का ड्रॉप हो चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैम, पार्शियल ड्रॉपर, जो कि 3 टाइप के पार्शियल ड्रॉपर हैं, जो डीयू से ही डीयू में चेंज करना चाहते हैं। ड्रॉप ईयर मतलब कैसे हो गया फिर ये? तो पिछले साल एडमिशन लिया था, इस बार दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं। पार्शियल ड्रॉपर वो बोलते हैं, आज के लिए नई कैटेगरी आ रही है कि ड्रॉप इसलिए ले रहे हैं कि कॉलेज अपग्रेड कर रहे हैं हम। ओह आई सी, अच्छा पार्शियल, ओके ओके, सो डीयू टू डीयू, ओके, अदर कॉलेजेस टू डीयू, अदर यूनिवर्सिटीज टू डीयू, ओके, एंड दिस ईयर कहीं ले लिया। एक तो लास्ट ईयर वाले थे, एक हमारी थोड़ी एडमिशन प्रोसेस, अभी हमने कर लिया और अभी हम डीयू में आना चाहते हैं। हाँ, मान लो हमने मई में कहीं और ले लिया, अभी जुलाई में हम डीयू में आना चाहते हैं। हाँ, देखो, तो आपको ये देखना है, अभी आप फॉर्म फिल करिए और अपनी पूरी जानकारी, आप जो कभी कहीं भी पढ़ रहे हैं, हम क्योंकि उससे पूछते हैं कि क्या आप एनरोल्ड हैं, आप वहाँ येस करके जानकारी, लेकिन ये आपके एडमिशन में कहीं हिंड्रेंस नहीं बनेगा, लेट मी श्योर यू दैट। व्हाट वी वांट यू टू डू इज, जब आपको एडमिशन मिल जाए, अभी तो आप अप्लाई कर रहे हैं ना, जब आपको मिल जाए उस समय फिर आप अपना जो एग्जिस्टिंग एडमिशन है उसे विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के आधार पर आप 2 रेगुलर कोर्सेज इकट्ठे नहीं कर सकते। तो अभी मत छोड़ो जो भी आपके पास है, अभी आपको यही नहीं पता कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आप एडमिशन ले, देखिए, आप जब एडमिशन फीस दे रहे हैं, विच मीन्स यू आर गिविंग अस दिस
श्योरिटी दैट यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी अदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तब विड्रॉ कर लीजिएगा जब आपको मनपसंद एडमिशन मिल जाए। अभी हम आपका नुकसान नहीं कराना चाहते क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। जब मिल जाए तब एडमिशन पेमेंट जब आप करें उस समय उस एडमिशन को आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए। सो मीन्स आप यहाँ पे अपनी एडमिशन प्रोसेस को पूरा करिए और उसके बाद आप जा करके वहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करवाना बाद में। भले ही काफ़ी बच्चे होते हैं ड्यू में ही है, तो ड्यू में भी यही होगा कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, फिर आप अपने एडमिन ब्लॉक में जाके वहाँ से कैंसिल कर कॉलेज में जाके उनको बोल दीजिए कि मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ, तो आपका पिछला वाला एडमिशन वो कैंसिल करें और इस साल आप कर। हाँ, लेकिन ये अगेन आई एम कॉन्शियस, आप 2 रेगुलर प्रोग्राम्स नहीं पढ़ सकते, तो तब कैंसिल जरूर करवा लीजिएगा। मतलब छोड़ नहीं सकते कि हो गया नई जगह तो छोड़ो, कहीं बाद में दिक्कत आ सकती है आपको इस चीज़ को लेकर के। ओके या मैम, नेक्स्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एंड ऑफ दिस इंटरव्यू। तो 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो रीवैल्यूएशन काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया है कि मार्क्स बढ़ जाएं कुछ हमारे, तो रीवैल्यूएशन के अंदर मीन्स एक तो ये चांस है कि कई लोग फेल से पास में चले जाएं, कई लोग पास हैं सिर्फ मार्क्स बढ़ जाएं, तो 2 क्राइटेरियाज हो गए इनमें। तो वो अभी अपने CSCS पोर्टल को फिल करें या करें तो उसके अंदर अभी वाले सर्टिफिकेट और मार्क्स डालें या क्या करें? अभी तो आपको अभी वाले ही डालने होंगे। अगर आपका रीवैल्यूएशन, देखिए अगेन हमें आपके ये मार्क्स तब चाहिए जब हमें टाई ब्रेकिंग करनी होगी। बट यू नो व्हाट, देयर इज अ गुड न्यूज़ दैट वी हैव कम टू नो, इनफैक्ट एवरीबॉडी नोज कि CUET का रिजल्ट हो सकता है नॉर्मलाइज स्कोर में ही आएगा। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में भी लिखा था। पिछले साल रॉ स्कोर में आया था, तो हमें ये सब अरेंजमेंट करनी पड़ी थी। लास्ट ईयर और पहले भी वो नॉर्मलाइज स्कोर ही देते थे। तो अगर स्कोर नॉर्मलाइज में और 7 डेसिमल प्लेसेस तक है तो हो सकता है हमें टाई ब्रेकिंग रूल्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 12th के मार्क्स हमें शायद इतनी जरूरत तब पड़े ही ना। हमारे एक्सपीरियंस है फर्स्ट ईयर में हमें बहुत कम केसेस में टाई ब्रेकिंग करने की जरूरत, क्योंकि 7 डेसिमल फिर ऐड भी करें आपके 4 सब्जेक्ट, बहुत कम चांसेस है कि 2 बच्चों का स्कोर बिल्कुल सेम हो और प्रेफरेंसेस भी सेम हो। द चांसेस आर वेरी वेरी लो। लेकिन उस समय आपको आपकी 12th की जरूरत है। अभी तो वही मार्क्स करिए जो आपके हैं। रीवैल्यूएशन हो जाएगा तो मिड एंट्री में आप अपने चेंज, अगर पास से फेल है, अगर आपने 12th पास नहीं किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर फेल से पास हो रहे होंगे तो फिर आप मिड एंट्री में आइएगा। ओके, सो समराइज करूं? ओके सो समराइज करूं, आपके 12th के जो भी मार्क्स है आप वही भरिए। यू प्रॉब्ली डोंट हैव अ चॉइस ऑल्सो, और शायद हमें उस मार्क्स की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके कट ऑफ में अगर आपके टाई ब्रेकिंग में कहीं वो इफेक्ट कर रहा होगा तो हम देखेंगे। अभी तो आपके पास जो है आप वही भरिए फॉर्म को। दैट्स सिंपल, यू डोंट हैव अ चॉइस, यू नो। ओके मैम, सेम विद द इम्प्रूवमेंट भी है कि अगर आप फेल हैं, लास्ट ईयर तक होता था कि अगर 12th पास ही नहीं हुआ तो आप मिड एंट्री में जाइए एक बार अप्लाई करने के लिए, वो अभी भी है। तो मिड एंट्री से पहले अगर मान लीजिए अभी रिजल्ट आ जाता है CSCS फेज 1 बंद होने से पहले, तो आप अभी अप्लाई कर दो। हाँ। नहीं तो आपको मिड एंट्री जो कि सेकंड राउंड के बाद आई थिंक सेकंड राउंड, थर्ड राउंड से पहले, करेक्ट, ठीक है, तब आप अप्लाई करिएगा। फिर बिल्कुल नहीं, फेज 1 भी फिर से खुलेगा उनके, फेज 1 भी खुलेगा। हाँ, जिन्होंने देयर लाइक न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, सो आप फेज 1 जिनका जो फेल है अभी पास नहीं कर पाए तो मिड एंट्री में ड्यू में अप्लाई कर पाएंगे। अब मैम नेक्स्ट सम डाउट्स रिलेटेड टू डेडिकेटेड टू करेक्शन विंडो की, वो फेज 1 के बाद खुलेगी, फेज 2 के बाद खुलेगी करेक्शन विंडो, कब फेज ओपन? 2 के बाद जब पूरा खत्म हो जाएगा। और करेक्शन विंडो जैसा मैंने कहा बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी, हो सकता है 1 या 2 दिन की होगी। तो अभी तो आप देखिए फेज 1 भी अभी आप भर लीजिए, ध्यान से भरिए जिन्होंने नहीं भरा है। और प्लीज प्रीव्यू जरूर देखा करिए, बैठ के प्रिंट आउट निकालो, प्रीव्यू देखो, फिर फॉर्म भरो। अभी अगर करेक्शन विंडो चाहिए तो आप थोड़ा इंतजार करिए। सेकंड फेज खत्म होने के बाद हम करेक्शन विंडो खोलेंगे। शॉर्ट लिव्ड, मे बी 1 day, मे बी 2 days, that's it. Then we have to take out the simulated ranks also. Then again preferences change. So since we are giving all these provisions, the windows to do all these provisions will be very very less. ओके, वो reduce हो जाएंगी। एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा अभी से अवेयर कर देते हैं, करेक्शन विंडो पे भी वन टाइम होता है। हाँ, वन टाइम, दैट्स राइट, थैंक फॉर रिमाइंडिंग। वन टाइम का मतलब पहले समझिए क्या है। ये नहीं कि आपने अपना फादर नेम चेंज किया और आपने सबमिट कर दिया, ये वन टाइम ही है। तो आप एग्जिट हो जाएंगे, आप दोबारा फॉर्म में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार फॉर्म खोलिए, देख लीजिए कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, वही फॉर्म खोलिए, जो करेक्शन करने एक ही बार करिए और फिर सबमिट कर दीजिए। दैट्स व्हाट वी मीन बाय वन टाइम फैसिलिटी। आपने एक करेक्शन किया, सबमिट किया, तो फॉर्म में दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले, अभी आपका प्रिंट आउट आ जाएगा, देख लीजिए कहाँ का करेक्शन करना है, उसको टिक मार्क कर लीजिए। फॉर्म एक ही बार खुलेगा, जो करेक्शन कर लीजिए, सबमिट किया, एंड दैट्स द एंड। फिर आप दोबारा फॉर्म खोल नहीं पाएंगे। दिस इज व्हाट वी मीन बाय वन टाइम फैसिलिटी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पापा का नाम एक बार ठीक कर लिया फिर याद आई कि मम्मी का नाम तो गलत है। हाँ, एक ही बार में पापा मम्मी आपका नाम, मार्क्स वार्क्स जो ठीक करना है एक ही बार में ठीक करके फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा। हाँ। ओके मैम, सो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेज 1।
विच वी हैव डेल्ट आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन जो हमारे पास डाउट्स आ रही थी. फेज 2 अभी थोड़ा सा आइडिया दिया आपने, जैसे कि 4 या 5 तक रिजल्ट आता है तो अराउंड उसी टाइम में हम लोग ओपन कर देंगे फेज 2. 1-2 दिन बाद उसके. 1-2 दिन बाद ओपन, एंड ऑलमोस्ट वो 10 दिन के लिए ओपन रहने वाला है. हाँ. ओके, सो मेन डाउट्स फेज 2 की वी विल आस्क एट दैट टाइम ओनली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है. बट एक बार मैं समराइज करके वो लास्ट में, बच्चों को ये डाउट होती है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई होते हैं, क्योंकि पहले आई हैव सीन द ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस. हाँ. तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि यूनिवर्सिटी से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में 3 लेवल ऑफ वेरिफिकेशन होता है, डिपार्टमेंट, कन्वेनर और वो, ताकि एक आइडिया रहे कि भाई आप फेज 3 तक भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं. आप उसको थोड़ा सा एक बार समराइज कर दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस. आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो हम हमारे कॉलेजेस उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं. अगर उनके लग जाए, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट ठीक से स्कैन नहीं था, पहले तो अगर वो ठीक से स्कैन होता है तो क्यूआर कोड से हमारे पास खुल जाता है एंड दैट्स इट, तो हमें आपसे डाउट होता ही नहीं है. अगर कुछ डाउट होता है, जैसे नेम मिसमैच का है, या वो क्यूआर कोड से नहीं खुल रहा है, या उस वेबसाइट पे नहीं खुल रहा है, या वो ब्लर्ड था आपका सर्टिफिकेट, तो हमारे कॉलेजेस जो है एक हम प्रोविजन देते हैं, रेज अ क्वेरी. यानी वो क्वेरी रेज करके आपके उस समय का फिर दोबारा सर्टिफिकेट मंगाते हैं कि हमसे सर्टिफिकेट पढ़ा नहीं जा रहा है या अपडेटेड नहीं है, दोबारा भेजो. वो दोबारा भेजते हैं. उस समय फिर कॉलेजेस जो है उसको ऑनलाइन चेक करते हैं. सब कुछ होता ऑनलाइन. जैसे इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, जैसे आप यहाँ से किसी फॉरेन कंट्री में एडमिशन ले रहे हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी आप सबमिशंस कर रहे हैं वो बहुत ही ठीक हो, क्लैरिटी हो उनमें, और फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो. तो कॉलेजेस जो हैं उस लेवल पे चेक कर लेते हैं. कई, अब देखिए इतने सालों का टीचर्स को भी एक्सपीरियंस है, नॉन टीचिंग स्टाफ जो कर रहे थे उन्हें भी सर्टिफिकेट देख के भी अब एक्सपीरियंस है, तो जल्दी रिजेक्ट नहीं करते. रिजेक्शन, जैसे मैंने कहा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. हम रिजेक्ट करने से पहले बहुत मौके देते हैं, और फिर जब बिल्कुल ही हताश हो जाते हैं फिर हम रिजेक्ट करते हैं. हम नहीं चाहते हम किसी का फॉर्म रिजेक्ट करें, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हमें आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, या आप रेज अ क्वेरी का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, देन यू नो वी आर कंपेल्ड टू रिजेक्ट योर फॉर्म. बुरा भी लगता है, क्योंकि टीचर्स आर देयर टू इतनी मेहनत से लिस्ट निकाल रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम है, इतने सारे टीचर्स जुड़े हैं, एक एक फॉर्म को देख रहे हैं, तो हमें तो लगता है जल्दी एडमिशंस हो जाए, सब ठीक से क्लासेस शुरू हो जाए. हम तो चाहते हैं कि दिक्कत ना आए किसी को. सो मैम, जो पहले ऑफलाइन में जो प्रोसेस चलती थी, अब वही है कि फॉर एग्जांपल जैसे पोर्टल में अभी बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स डाले, तो जब उनको कॉलेज और कोर्स अलॉट होगा तो उस कॉलेज के डिपार्टमेंट के पास वो डॉक्यूमेंट चले जाएंगे ऑनलाइन मोड में. तो पहले डिपार्टमेंट उनको चेक करेगा. सही होते हैं तो आई थिंक एडमिशन कन्वेनर लेवल पे जाएगी, एक कमेटी होती है. अच्छा, तो ये मैं बता देती हूँ आपके, ये भी बच्चों को बता देती हूँ कि आपके लेवल जब आप फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट राउंड में, ऑफ कोर्स क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पूरे मतलब हर कॉलेज का ऑप्टिमम लेवल पे, अगर एक कॉलेज में 2000 बच्चे गए हैं तो उनको 2000 एप्लीकेशन चेक करनी है. प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो आपके हो सकता है डैशबोर्ड पे तरह तरह का स्टेटस बदलता रहे. पहले आएगा यू एक्सेप्टेड द सीट, उसके बाद हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, फिर आ सकता है सर्टिफिकेट वेरीफाइड, फिर ये भी आ सकता है एप्लीकेशन ऑन होल्ड, फाइनली आएगा अप्रूव बाय प्रिंसिपल. तो ये 4-5 स्टेप से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन मूव कर रही है. लेकिन लास्ट डेट तक आते आते जो भी डिसीजन होगा, या एप्लीकेशन रिजेक्शन का या पेमेंट के अप्रूवल का, वो आ जाएगा. तो ये जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट डे फॉर्म फिल करा था फिर हमारे पास मेल आने लग पड़े थे, मेरा फॉर्म डॉक्यूमेंट ऑन होल्ड पे है, मेरा इतने दिन पहले भरा था डॉक्यूमेंट. देखिए इतनी ज्यादा वॉल्यूम होती है, आप तो एक हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पर करोड़ों हैं. तो धीरे धीरे हो रही होती है, लेकिन जो हमने टाइम दिया होगा कि कॉलेजेस टू वेरीफाई, उस दिन तक आपके पास या तो पेमेंट या रिजेक्शन का फैसला आ जाएगा. ओके मैम, सो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड. और मोटा मोटी इस बार क्लासेस हम कब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टार्ट? प्रॉब्ली 1 अगस्त से. पहले भी हो सकती है? नहीं, 1 अगस्त, पहले तो भी मुश्किल है. 1 अगस्त तो सर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था. हाँ. तो हमारी पूरी कोशिश है, इनफैक्ट हम कोशिश क्या, वी आर बाउंड टू स्टार्ट कॉलेजेस फ्रॉम 1 अगस्त. So, okay, thank you. Prepare yourself. Thank you. They were really nice questions. अगर ये questions आ रहे हैं तो I'm grateful to you कि आपने ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ये क्वेश्चन, बिकॉज दूसरी फाइनल बात, ऑथेंटिक सोर्स से ही सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए. हमारे वेबसाइट को देखिए, या जो मुझसे इन्होंने बातचीत की है इसको रेफर करिए, बिकॉज इसमें आपको हम सही जानकारी दे रहे हैं. तो आप हमारी एडमिशन की वेबसाइट या हमारी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमने 9 हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं. और सुमित, अगर चाहो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह का भी टूर जरूर कराना कि हमारे बच्चे किस तरह से हेल्पलाइन नंबर्स को हैंडल करते हैं. वी हैव एवरीथिंग ऑन क्लाउड टेलीफोनी दिस ईयर, Okay. which means quick resolution of your queries. We have many VCIS also. Those are answering your chatbots. We have team of teachers, as you can see, बहुत आ जा रहे हैं. ग्रीवियांस सेल भी एक्टिव है. तो अगर आपको कोई भी बातचीत करनी है, आप हमें ईमेल या चैटबॉट या फोन के थ्रू कर सकते हैं. ऑफ कोर्स ईमेल वगैरह पे टाइम लगता है. एज आई सेड, we every minute we getting hundreds of mails, but we try to answer them as quickly as possible and through channels like you, which are very very helpful.
So thank you to you as well for taking a good coverage of the admission system. थैंक्स मैम। हम भी लगे हुए हैं, बच्चों की बहुत डाउट्स आते हैं क्योंकि उनको पूरा पर्सनल असिस्टेंस चाहिए होती है। बहुत ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स कंक्लूड दिस इंटरव्यू हेयर ओनली। आपकी जो भी आगे की स्टेप्स में डाउट्स होंगी, अगेन यू कैन कीप सेंडिंग अस इन द कमेंट बॉक्स या जहाँ भी आप कर रहे हैं, हम उनको कलेक्ट करेंगे, कुछ आंसर्स हम खुद से देंगे, देन अगेन वी विल कम विद टू द मैम कि मैम ये डाउट्स हैं बच्चों की, तो मैम विल आंसर। आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम फेज 2 में भी एक बार हमें आपसे मिलना पड़ेगा डाउट्स के लिए। मोस्ट वेलकम। तो उस दिन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रिलेवेंट एंड अच्छी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे। और अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या अदर यूट्यूब चैनल हैं और आप हमारे इस इंटरव्यू को अपने बच्चों तक अपनी वीडियोस में कट करके डालना चाहें तो हम कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि एक सही इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, वी आर ओपन फॉर दैट। आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you. Good luck to everyone. Again, at the end, fill your form very, very carefully.